दुनिया भर के 90% से ज्यादा क्लाउड सर्वर्स, अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिंग सिस्टम, और शायद वो स्मार्टफोन भी जिसपे अभी लोग ये ऑडियो सुन रहे होंगे। बिल्कुल, ये सब एक ऐसे अदृश्य सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं जिसे 1991 में एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल के कमरे में बनाया था। और सबसे बड़ी बात, मतलब उसने इसे पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल मुफ्त रखा था। हाँ, और ये बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है कि हमारी पूरी आधुनिक दुनिया उस सिस्टम पर इतनी गहराई से निर्भर है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उसके टर्मिनल या कमांड लाइन की वो काली स्क्रीन देखकर घबरा जाते हैं। सही कहा, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ हैकर्स या किसी कंप्यूटर जीनियस के लिए बनी है। असल में वो डर सिर्फ अज्ञानता की वजह से है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन उसी घबराहट को जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आज का हमारा विषय है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। हाँ, और मकसद ये है कि लिनक्स के पीछे का लॉजिक क्या है ये समझा जाए, और कैसे कुछ बुनियादी कमांड्स की कार्यप्रणाली समझकर कोई भी अपने सिस्टम का सुपर यूजर बन सकता है, चाहे कोई कोडिंग सीख रहा हो या सिर्फ ये जानना चाहता हो कि दुनिया कैसे चल रही है। एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब इंसान ये समझ जाता है कि मशीन पर्दे के पीछे काम कैसे कर रही है, तो तकनीक को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? पूरी तरह से। तो शुरुआत एकदम बुनियादी चीज से करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम असल में होता क्या है? अच्छा सवाल है। अगर मैं अपने नोट्स देखूं तो मुझे ये एक बहुत ही व्यस्त रेस्टोरेंट के मैनेजर जैसा लगता है। मान लीजिए कंप्यूटर एक रेस्टोरेंट है और वहां आने वाले ग्राहक आपके सॉफ्टवेयर या एप्स हैं। अच्छा, दिलचस्प उपमा है। अब मैनेजर तय करता है कि किस ग्राहक को कौन सी टेबल मिलेगी, जिसे कंप्यूटर की भाषा में मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। ये उपमा शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन अगर हम इसे तकनीकी नजरिए से देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मैनेजर उतना विनम्र नहीं है जितना किसी रेस्टोरेंट में होता है। अरे, तो फिर कैसा है? ये असल में एक बेहद क्रूर और सख्त फैक्ट्री मैनेजर की तरह है। क्रूर कैसे? मतलब वो एप्स के साथ बुरा बर्ताव करता है? एक तरह से हाँ, क्योंकि अगर फैक्ट्री में रिसोर्स कम है और कोई मशीन या टास्क ज्यादा समय ले रहा है तो ओएस उससे विनम्रता से इंतजार करने को नहीं कहता। अच्छा, वो बिना पूछे उस टास्क को तुरंत रोक देता है, उसके रिसोर्स जैसे कि रैम छीनकर दूसरे महत्वपूर्ण काम को दे देता है। ओह, तो इसे ही प्रोसेसर मैनेजमेंट या सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। बिल्कुल, सिस्टम को हर हाल में बिना क्रैश हुए चलते रहना चाहिए और इसके लिए ओएस किसी भी एप्लीकेशन के साथ सख्ती बरत सकता है। ये काफी लॉजिकल है, और जाहिर है कि ये फैक्ट्री मैनेजर हमेशा से इतना स्मार्ट तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो ये बहुत ही सीधा था। हाँ, स्रोतों में पुराने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र है। ये उस दौर की बात है जब कंप्यूटर पूरे एक कमरे के बराबर होते थे। हाँ, उस समय इंसान सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता था। तो काम कैसे होता था? प्रोग्रामर अपने काम पंच कार्ड्स पर लिखकर लाते थे, ऑपरेटर एक जैसे कामों का एक बैच बनाता था और मशीन में डाल देता था। बाप रे, तो बहुत मेहनत का काम लगता है। और सोचिए, अगर बीच में एक भी कॉमा की गलती होती थी तो पूरा सिस्टम रुक जाता होगा। हाँ, पूरा बैच फेल हो जाता था और घंटों की मेहनत बर्बाद हो जाती थी। ये बहुत ही धीमा और जटिल प्रोसेस था। फिर जैसे जैसे हार्डवेयर बेहतर हुआ, टाइम शेयरिंग ओएस का युग आया। बिल्कुल, जब कंप्यूटर महंगे थे और यूजर ज्यादा, तब एक ही मशीन से कई लोग जुड़ते थे। तो वहां ओएस कैसे मैनेज करता था सबको? टाइम शेयरिंग में प्रोसेसर हर यूजर या टास्क को काम करने के लिए मिलीसेकंड्स का एक निश्चित समय बांट देता है, जिसे टाइम स्लाइस कहते हैं। अच्छा, वो इतनी तेजी से स्विच करता है कि हर यूजर को लगता है जैसे पूरी मशीन सिर्फ उसी के लिए काम कर रही है। और उसी का सबसे विकसित रूप आज का मल्टीटास्किंग ओएस है ना? बिल्कुल सही। जैसे अभी लिनक्स या विंडोज में हम एक साथ ब्राउजर पर रिसर्च कर रहे हैं, पीछे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है और नोट्स भी खुले हैं। सटीक। लेकिन इन सब से अलग एक और श्रेणी है जो शायद सबसे अहम है, लेकिन लोग अक्सर उसके बारे में बात नहीं करते। वो कौन सी है? वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या RTOS। यहाँ सब कुछ एक सख्त डेडलाइन पर निर्भर करता है। जैसे कारों का एयरबैग सिस्टम या अस्पतालों की लाइफ सपोर्ट मशीनें। बिल्कुल, अगर क्रैश सेंसर क्रैश डिटेक्ट करता है तो ओएस को मिलीसेकंड के भीतर एयरबैग खोलने का कमांड प्रोसेस करना ही होगा। वो इंतजार नहीं कर सकता। नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि मैं बैकग्राउंड में नेविगेशन अपडेट कर रहा हूं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, वो तो जानलेवा हो जाएगा। RTOS में अगर काम तय समय में पूरा नहीं हुआ तो सिस्टम को फेल माना जाता है। यहाँ समय की पाबंदी जीवन और मृत्यु का सवाल है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो सॉफ्टवेयर हमारी जान बचा सकता है या शेयर बाजार चला सकता है, वो बनता कैसे है। और यहीं आकर तकनीकी दुनिया दो बिल्कुल स्पष्ट विचारधाराओं में बढ़ जाती है, विंडोज और लिनक्स। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बहस है। ये सिर्फ दो अलग-अलग सॉफ्टवेयर का अंतर नहीं है, ये असल में दो अलग-अलग फिलॉसफीज का टकराव है। कैसे? मतलब विंडोज तो हम सबने इस्तेमाल किया है। देखिए, विंडोज एक कमर्शियल क्लोज्ड सोर्स प्रोडक्ट है। आपको एक बना बनाया बहुत ही सुंदर घर मिलता है, लेकिन हम उसकी दीवारों के अंदर का ढांचा नहीं बदल सकते। बिल्कुल। आप सिर्फ एक किराएदार हैं और आपको उस घर में रहने के लिए लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। और दूसरी तरफ लिनक्स है, जो पूरी तरह से ओपन सोर्स है। हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि इसका ब्लूप्रिंट या सोर्स कोड दुनिया भर के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। कोई भी डेवलपर इसे देख सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकता है। और मुझे लगता है इसी ओपन सोर्स नेचर की वजह से लिनक्स दुनिया के सर्वर्स और डेटा साइंस पर राज करता है। बिल्कुल, और इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। हाँ, 1969 में AT&T बेल लैब्स में बने यूनिक्स से जुड़ी हैं। सही कहा, केन थॉमसन और डेनिस रिची ने इसे बनाया था, लेकिन वो काफी महंगा और क्लोज्ड था। और फिर 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड्स ने यूनिक्स के उसी आर्किटेक्चर से प्रेरित होकर लिनक्स बनाया। हाँ, और आज लिनक्स के इतने सारे वर्जन आ चुके हैं जिन्हें हम डिस्ट्रोस कहते हैं। मैंने देखा है कि अगर किसी को रोजमर्रा के काम या डेवलपमेंट के लिए सिस्टम चाहिए तो वो उबुंटू का इस्तेमाल करता है। और अगर बात इन्फोसेक या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की हो तो वो काली लिनक्स का रुख करते हैं। अच्छा, वो हैकिंग वाले काम के लिए। हाँ, इसे खास तौर पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी सिस्टम की सुरक्षा खामियों को खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन चाहे उबंटू हो या काली लिनक्स, बाहर से ये कितने भी अलग दिखें, अंदर से इनका इंजन एक ही है ना? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये समझना सबसे जरूरी है कि ये इंजन असल में काम कैसे करता है। हाँ, क्योंकि अगर हम लिनक्स के आर्किटेक्चर को नहीं समझेंगे तो कमांड लाइन हमेशा डरावनी ही लगेगी। हाँ, जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लिनक्स का पूरा ढांचा बहुत ही तार्किक तरीके से परतों में बटा हुआ है, लेयर्स में। लेयर्स। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे आपका भौतिक हार्डवेयर है, आपकी रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड। ठीक है। और हार्डवेयर के ठीक ऊपर जो सबसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर बैठता है उसे कर्नल कहते हैं। कर्नल। ये शब्द तकनीकी दुनिया में बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका काम बहुत साफ है। अरोड़ा एजुकेटर के नोट्स से मुझे जो समझ आया वो ये है कि कर्नल पूरे सिस्टम का बॉस है। मेमोरी को कितना स्पेस देना है, हार्ड ड्राइव पर डेटा कैसे लिखना है, ये सब कर्नल ही तय करता है। यूजर या कोई भी एप्लीकेशन सीधे हार्डवेयर को नहीं छू सकता, कर्नल ही वो ब्रिज है। और कर्नल का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लिनक्स तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आज दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हर एंड्रॉइड फोन के अंदर लिनक्स कर्नल ही धड़ कर रहा है। अरे वाह! और एप्पल के मैक कंप्यूटर्स में? वहां डार्विन कर्नल होता है और विंडोज में एंटी कर्नल। अच्छा। कर्नल इतना शक्तिशाली होता है कि इसे एक बहुत ही सुरक्षित और लॉकडाउन अवस्था में रखा जाता है। हाँ, मुझे याद आया, टेक वर्ल्ड के नोट्स में एक फ्रैंको कर्नल का जिक्र था। ओह हाँ, वो थर्ड पार्टी कर्नल। हाँ, ये एंड्रॉयड फोन्स के लिए बनाया गया था। दावा किया जाता है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर्नल हटाकर इसे इंस्टॉल कर लें तो फोन की स्पीड और बैटरी लाइफ 50 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। क्या ये सुरक्षित है? वो खतरे की घंटी बिल्कुल सही बजी। कर्नल बदलना मतलब चलती गाड़ी का इंजन बदलना। बाप रे! अगर एक भी कॉन्फ़िगरेशन गलत हुई तो आपका फोन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब ईंट बन जाएगा? हाँ, ब्रेक होने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाना। फिर वो फोन सिर्फ एक महंगे ईंट के टुकड़े के समान रह जाता है। उफ। तो अगर कर्नल इतना शक्तिशाली है और उसे इतनी सुरक्षा के साथ लॉक करके रखा गया है, तो मैं यानी एक आम यूजर कर्नल से बात कैसे करता हूँ? यही तो असली सवाल है। मैं कर्नल को कैसे बताऊं कि मुझे ये फाइल खोलनी है या इंटरनेट से कनेक्ट करना है? यहीं पर शेल की एंट्री होती है ना? बिल्कुल सही लॉजिक है। शेल एक तरह का ट्रांसलेटर या बाउंसर है। बाउंसर? हाँ, हम कर्नल की जटिल भाषा नहीं समझ सकते और कर्नल सीधे हमारी बात नहीं सुनता। तो शेल बीच में काम करता है? हाँ, शेल हमारे द्वारा टाइप किए गए कमांड्स को पढ़ता है, उन्हें समझता है, ये तय करता है कि क्या हमारे पास वो कमांड चलाने का अधिकार है, और फिर कर्नल को जाकर बताता है कि क्या काम करवाना है। बिल्कुल। लिनक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शेल बैश है। अगर कोई जानना चाहे कि उसके सिस्टम में कौन सा शेल चल रहा है तो वो टर्मिनल में बस इको $शेल टाइप कर सकता है। हाँ, बहुत आसान कमांड है। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग टर्मिनल या कमांड लाइन से घबराते हैं।
उनके लिए लिनक्स में जीनोम और KDE ऐसे ग्राफिकल इंटरफेस मौजूद हैं, जहां विंडोज की तरह ही माउस और आइकन होते हैं। देखिए, ग्राफिकल इंटरफेस रोजमर्रा के कामों के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर सिस्टम का सुपर यूजर बनना है, तो आपको ग्राफिक्स की परत को हटाकर कमांड लाइन से दोस्ती करनी ही होगी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब कोई पहली बार टर्मिनल खोलता है तो वो ब्लिंक करता हुआ कर्सर बहुत डरावना लगता है। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर गलती से कोई गलत बटन दबा दिया तो क्या पूरी हार्ड ड्राइव डिलीट हो जाएगी। इस डर को दूर करने का एक ही तरीका है, बीसों कमांड्स को रटने के बजाय कुछ प्रमुख कमांड्स के पीछे की साइंस को समझना। बिल्कुल, चलिए इसे डिकोड करते हैं। मान लीजिए आपने टर्मिनल खोला। ग्राफिकल इंटरफेस में तो आपको फोल्डर दिखते हैं, लेकिन यहाँ सब काला है। तो नेविगेट कैसे करें? तो इसके लिए हम PWD यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और LS जैसी नेविगेशन कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताती हैं कि हम सिस्टम में कहाँ खड़े हैं और हमारे आसपास कौन सी फाइलें हैं। सही, लेकिन असली जादू तब होता है जब सिस्टम के भारी भरकम डेटा को छानना शुरू किया जाए। उदाहरण के लिए ग्रिप कमांड और पाइप का कॉन्सेप्ट। हाँ, लिनक्स की वास्तुकला की असली खूबसूरती इन पाइप्स में है। पाइप का सीधा सा मतलब है कि एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड के लिए इनपुट बन जाता है ना? बिल्कुल। मैंने नोट्स में कमांड देखी थी, PS-EF, फिर पाइप का निशान और फिर ग्रेप एंजाइनेक्स। बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये। अब PS-EF तो सिस्टम में चल रहे हजारों प्रोसेस की एक बहुत लंबी लिस्ट निकालता है, जिसे पढ़ना नामुमकिन है। तो वहाँ पाइप क्या करता है? पाइप उस पूरी लिस्ट को ग्रेप कमांड में धकेल देता है और ग्रेप एक फिल्टर की तरह उस कचरे में से सिर्फ एंजाइनेक्स वाले प्रोसेस को ढूंढकर स्क्रीन पर ले आता है। डेटा को प्रोसेस करने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। यह आपको डेटा पर नियंत्रण देता है। और नियंत्रण की बात करें तो मान लीजिए आपको पता चलता है कि वो एंजाइनेक्स सर्वर या कोई भी प्रोग्राम क्रैश हो गया है और किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा है। विंडोज में तो हम टास्क मैनेजर खोलकर एंड टास्क पर क्लिक करते हैं। फिर लिनक्स में से कैसे संभालेंगे? लिनक्स में हम kill-9 और उस प्रोग्राम की प्रोसेस आईडी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, हम सामान्य किल कमांड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये -9 लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। एक सामान्य किल कमांड असल में उस प्रोग्राम के पास जाती है और विनम्रतापूर्वक निवेदन करती है कि कृपया अपना डेटा सेव कर लें और खुद को बंद कर लें। हाँ, लेकिन अगर प्रोग्राम हैंग है तो वो इस निवेदन को इग्नोर कर सकता है। अच्छा, जब आप kill-9 लगाते हैं तो आप प्रोग्राम से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। तो हम किससे बात कर रहे हैं? कर्नल से? बिल्कुल, आप सीधे कर्नल को आदेश दे रहे होते हैं कि इस प्रोसेस को तुरंत खत्म करो और इसकी मेमोरी वापस ले लो। मतलब प्रोग्राम को कोई मौका नहीं मिलता? कोई मौका नहीं, उसे अपना काम समेटने का समय नहीं मिलता। ये एक तरह का डिजिटल असैसिनेशन है। अरे वाह, ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम हमेशा यूजर के नियंत्रण में रहे। हाँ। एक और कमांड जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है wget। अगर इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर या फाइल डाउनलोड करनी है तो ब्राउजर खोलने की जरूरत ही नहीं है। टर्मिनल में wget के साथ वेब लिंक डाल दो और काम हो गया। ये ग्राफिकल वेब ब्राउजर के भारी इंटरफेस विज्ञापनों और ट्रैकिंग को पूरी तरह दरकिनार कर देता है। wget सर्वर से आपकी हार्ड ड्राइव तक एक सीधा अदृश्य पाइपलाइन बना देता है। लेकिन अगर ये कमांड्स इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्या कोई हैकर या कोई नौसिखिया यूजर इनका गलत इस्तेमाल करके सिस्टम को तबाह नहीं कर सकता? ये डर लाजमी है और यहीं पर लिनक्स का सबसे जादुई शब्द सामने आता है, सूडो यानी सुपर यूजर डू। अच्छा, ये उस डर को भी खत्म करता है जिसकी बात हमने पहले की थी कि क्या एक गलत बटन दबाने से सब डिलीट हो जाएगा। तो सूडो कैसे बचाता है? लिनक्स डिफ़ॉल्ट रूप से किसी को भी कोई ऐसा काम करने की अनुमति नहीं देता जिससे कर्नल या सिस्टम की अहम फाइलों को नुकसान पहुंचे। मतलब जब तक मैं कमांड के आगे सूडो नहीं लगाती और अपना पासवर्ड नहीं डालती, तब तक सिस्टम मुझे कोई बड़ा बदलाव नहीं करने देगा। बिल्कुल, आप सिस्टम से कहते हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर वाले अधिकार दो। ये एक बेहतरीन सेफ्टी नेट है ना? और अगर कोई कुछ बहुत ही जटिल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है और चाहता है कि उसकी हर एक कमांड रिकॉर्ड हो जाए, तो स्क्रिप्ट कमांड कमाल की है। ओह हाँ, स्क्रिप्ट कमांड तो बहुत उपयोगी है। टर्मिनल में इसे टाइप करते ही आप जो कुछ भी करेंगे वो बैकग्राउंड में टाइपस्क्रिप्ट नाम की फाइल में सेव होता रहेगा। ये ऑडिटिंग के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। इन सभी कमांड्स के मूल में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फलसफा छिपा है। वो क्या? लिनक्स की दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, एवरीथिंग इज अ फाइल, यानी सब कुछ एक फाइल है। मैंने ये पढ़ा है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है?
विंडोज में तो हम हार्ड ड्राइव को सी या डी ड्राइव कहते हैं, कीबोर्ड को अलग डिवाइस मानते हैं। हाँ, क्या लिनक्स में मेरा माउस भी एक फाइल है? तकनीकी रूप से हाँ। मतलब सच में? देखिए, लिनक्स के आर्किटेक्चर में एक रूट डायरेक्टरी होती है और उसी के अंदर सब कुछ है। इसके अंदर एक डेव नाम का फोल्डर होता है। जब आप अपना माउस हिलाते हैं तो सिस्टम के नजरिए से वो बस dev/input/mice नाम की एक टेक्स्ट फाइल में डेटा लिख रहा होता है और पढ़ रहा होता है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब हार्डवेयर डिवाइस से बात करना या नेटवर्क से डेटा भेजना अंततः सिर्फ एक फाइल को रीड या राइट करना ही है। बिल्कुल। ये सिस्टम के पूरे ढांचे को कितना यूनिफॉर्म और तार्किक बना देता है। और इसी तार्किकता की वजह से लिनक्स में सॉफ्टवेयर मैनेज करना भी बहुत व्यवस्थित हो जाता है। इसी बात पर हम उस पुराने मिथक पर आते हैं जिसने सालों से लोगों को लिनक्स से दूर रखा है। कौन सा मिथक? बहुत से लोगों को लगता है कि लिनक्स में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम है। आपको घंटों तक कोड कंपाइल करना पड़ता है। शायद 20 साल पहले ऐसा रहा हो, लेकिन आज ये पूरी तरह से बदल चुका है। आज तो बहुत आसान है। हाँ, आज अगर पॉप ओएस या उबुंटू इस्तेमाल किया जाए तो उनमें ग्राफिकल सॉफ्टवेयर सेंटर होते हैं। ये बिल्कुल स्मार्टफोन के ऐप स्टोर की तरह है ना। सॉफ्टवेयर खोजें, इंस्टॉल पर क्लिक करें और काम खत्म। लेकिन असली नियंत्रण तो कमांड लाइन में है, जिसे पैकेज मैनेजर्स के जरिए किया जाता है। जैसे डेबियन या उबुंटू के लिए एप्ट। हाँ, एप्ट। बस टर्मिनल में टाइप करें sudo apt install और सॉफ्टवेयर का नाम। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है। विंडोज में तो ब्राउजर खोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, किसी भी अनजान थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां से .exe फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, तो लिनक्स में जब हम एप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर लाता कहाँ से है? अगर हम इसे थोड़े व्यापक संदर्भ में देखें तो यही वो मुख्य कारण है कि लिनक्स को विंडोज से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अच्छा। एप्ट इंटरनेट पर यूं ही भटककर सॉफ्टवेयर नहीं ढूंढता, वो सीधे रिपोजिटरी के पास जाता है। रिपोजिटरी यानी सॉफ्टवेयर का एक प्रमाणित भंडार। हाँ, लिनक्स कम्युनिटी और डेवलपर्स इन रिपोजिटरीज को बहुत सख्ती से मेंटेन करते हैं। वहां मौजूद हर सॉफ्टवेयर की जांच की जाती है। तो ये एक सुरक्षित घेरा है। बिल्कुल। इसलिए जब एप्ट इंस्टॉल कमांड दी जाती है तो सिस्टम एक सुरक्षित चैनल से बिना किसी वायरस या मैलवेयर के जोखिम के सॉफ्टवेयर ले आता है। आपको अनजान वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सुरक्षा का एक बहुत बड़ा स्तर है ना? लेकिन अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिफॉल्ट रिपोजिटरी में है ही नहीं, जैसे हमने स्रोतों में देखा कि लेंशियर नाम का एक सॉफ्टवेयर गिटहब पर था। देखिए, लिनक्स आपको सुरक्षा देता है लेकिन आपको बांधता नहीं है। मतलब हम बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, ऐसी स्थिति में इंटरनेट से सीधे सॉफ्टवेयर की फाइल डाउनलोड की जा सकती है। डेबियन या उबुंटू सिस्टम के लिए ये .deb फाइल होती है। आई कमांड चलाकर उसे मैन्युअली इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हमने लिनक्स के कर्नल को समझा, शेल के काम को जाना और पैकेज मैनेजर्स के लॉजिक को डिकोड किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लिनक्स सिर्फ डार्क रूम में बैठे हैकर्स या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स की जागीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना कि टर्मिनल के पीछे का लॉजिक क्या है, ये किसी को भी तकनीक का एक निष्क्रिय कंज्यूमर बनने से रोकता है। सही कहा, और ये तकनीक का निर्माता बनने की ओर पहला कदम है। बिल्कुल। जब कमांड लाइन का उपयोग किया जाता है तो कंप्यूटर से रिक्वेस्ट नहीं की जाती, मशीन को स्पष्ट आदेश दिए जाते हैं। आप उसके असली मास्टर बन जाते हैं। बहुत खूब कहा। लेकिन आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक बहुत ही अलग दिशा में सोचें। कैसी दिशा? एक ऐसा विचार जो हमारे स्रोतों से ही प्रेरित है। हमने देखा कि लिनक्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसे दुनिया भर के इंसानी डेवलपर्स ने मिलकर एक एक लाइन कोड लिखकर बनाया है। हाँ, बिल्कुल। और इसका पूरा आर्किटेक्चर, कर्नल का लेआउट, शेल का ट्रांसलेशन, एवरीथिंग इज अ फाइल का कॉन्सेप्ट बहुत स्पष्ट रूप से इंसानों के काम करने और इंसानों के समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सच है। ये पूरी तरह से इंसानी तर्क और इंसानी जरूरतों पर आधारित है। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि वे खुद अपना कोड बिना किसी इंसानी मदद के लिख सकेंगे, क्या एआई अपना खुद का एकदम नया ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल बनाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या उस नए मशीन निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम में इंसानों के टाइप करने के लिए कमांड लाइन या शेल जैसी कोई चीज बचेगी? या फिर मशीनें आपस में एक ऐसी जटिल भाषा और आर्किटेक्चर में बात करेंगी
जिसे इंसान कभी डिकोड ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो तकनीक के भविष्य को लेकर रोमांचित भी करता है और थोड़ा डराता भी है। क्या भविष्य के ओएस में इंसानों के लिए कोई जगह होगी? जरा सोचने वाली बात है ये। हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन जटिल तकनीकी परतों को हमारे साथ उधेड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ज्ञान के इस सफर में हम जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।